हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर शुरू किया था एट द इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसी में हमने लास्ट जो छोड़ा था टॉपिक वो था कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत बैकवर्ड था। आज हम इस वाली वीडियो में जो पूरी बात करेंगे वो बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से आपके पास क्वेश्चन दो तरीके से आता है। Explain the situation of agriculture sector at the eve of independence. First question, explain the situation of agriculture sector at the eve of independence. तो पहले हम इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा कैसा था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस। अब हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको दो मेन फीचर्स मिलेंगे कि इंडियन का जो हमारे पास इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्डनेस को शो कर, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था और साथ में स्टैग्नेशन था। स्टैग्नेशन क्या होता है? एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैग्नेशन। डायनेमिक जो चीज मूव करती रहे, जिसमें इंप्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो क्या होता है? डायनेमिक। और स्टैग्नेशन क्या होता है कि आपका फिक्स हो जाए। जैसे अगर मान लीजिएगा कोई चल रहा है, खड़े खड़े हिल रहा है लेकिन वो जरा सा भी मूव नहीं कर, स्टैग्नेट हो गया, स्थिर हो गया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय दो पोजीशन दिखा रहा था कि एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बैकवर्ड था और बैकवर्ड के साथ साथ वो क्या था, उसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। ग्रोथ रेट उसका बिल्कुल फिक्स हो चुका था, स्टैग्नेट हो चुका था। इसके लिए आप यहाँ अगर डाटा देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन था इंक्रीज नहीं हो रहा था, बल्कि क्या हो रहा था, पर ईयर डिक्रीज होता जा रहा था। और किसी चीज का भी प्रोडक्शन जब डिक्रीज होता है मतलब वो चीज बैकवर्ड है। अगर ग्रोथ हो रही है तो प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा था। हमारा प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन था वो लगातार डिक्रीज हो रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन जो डिक्रीज होना है उसका हमने डेटा लिया 1911 से 1941, क्योंकि 18th सेंचुरी तक तो फिर भी ठीक था। जैसे 19th सेंचुरी उस टाइम तक ब्रिटिश रूल का पूरा इफेक्ट आ चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब कुछ कर चुकी थी। जो पॉलिसी उसने बनाई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो सारी इम्प्लीकेशन हो चुका था उनका, और इम्प्लीकेशन होकर उनका रिजल्ट दिखने शुरू हो गया था। तो जो रिजल्ट दिखना शुरू हुआ था उस रिजल्ट का इफेक्ट क्या रहा वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन किया गया उसका रिजल्ट क्या रहा कि 1911 से 1941 तक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 0.72% से डिक्लाइन हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। करीब करीब अगर आप इसको देखें 1% जो प्रोडक्शन है वो हमारा लगातार डिक्रीज हो रहा था। दूसरा, पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखो उस समय हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 30% था, लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो सिर्फ हमारा 12% से इंक्रीज हो रहा था, ओनली 12%। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो सिर्फ 12% इंक्रीज हो रहा था। तो इससे भी आप देखिए जितनी नई पॉपुलेशन जनरेट हो रही है, जितनी नई पॉपुलेशन हमारे देश में बढ़ रही है, उसके लिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोडक्शन प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे। तो अगर हम ये एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारा मेन क्या हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बैकवर्ड था और उसमें स्टैग्नेशन थी, कोई ग्रोथ रेट नहीं था, उसके हमने फिगर्स दिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पर हेक्टेयर जमीन पर जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा कहलाता है प्रोडक्टिविटी। तो उससे हमारा जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन था वो भी बहुत कम था। कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ये हमारा प्रोडक्शन बहुत कम था। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, बैकवर्ड, स्टैग्नेशन, उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी, मतलब सब चीजें नेगेटिविटी में थी। अगला क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर सेक्टर का हम करेंगे वो क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बैकवर्डनेस थी, ये स्टैग्नेशन थी या ये जो लो प्रोडक्टिविटी थी, इसके रीजन क्या था? शुरू में जब ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया अपना किसान, अपनी खेती सबके लिए जाना जाता था और हमारे देश में कभी भी भूखमरी की नौबत नहीं है। लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद धीरे धीरे इफेक्ट आने के बाद ये सब ऐसे कैसे हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इतना बैकवर्ड हो गया। लास्ट वीडियो में भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर का देखिए आप
3/4 पॉपुलेशन जो है वो काम कर रही थी वहाँ 72%, लेकिन इनकम जनरेशन सिर्फ 53%। मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं उतने परसेंटेज भी इनकम जनरेट नहीं हो रही। ये भी हमारा बैकवर्डनेस का एक एग्जाम्पल है, ये डाटा यहाँ यूज कर सकते हो। तो क्यों हमारी इंडियन एग्रीकल्चर इतनी बैकवर्ड होती चली गई, क्यों इतना जो है स्टैग्नेशन आता चला गया, लोगों के लिए अनाज भी क्रिएट नहीं हुआ, ये सब ऐसे कैसे होता चला? तो ये आपका पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, या एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को अब हम 1 बाय 1 करके जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके पास ये जो अलग से एक एक पॉइंट हम कर रहे हैं, यहाँ से कुछ अलग से आपका एमसीक्यू में या कहीं भी किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट है हमारे पास कॉजेज में जो मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट है हमारे पास कमर्शियल, जो हमारे पास है जमींदारी सिस्टम। ये पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, इसके में आपको कई बुक्स में ये वाला पॉइंट इस तरह से भी मिल सकता है, न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम। पॉइंट कैसे मिलेगा, न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम। अब ब्रिटिश रूल के आने से पहले, ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में एग्रीकल्चर होती थी, राजा महाराजाओं का युग था। फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स एग्रीकल्चर करते, जो किंग थे, जो वहाँ का ऑनर था, राज्य का जो राजा होता था, वो जो किसान है, फार्मर्स हैं, उनके ऊपर रेंट इंपोज करता था। अब जो रेंट इंपोज किया जाता था डायरेक्ट फार्मर्स जो फार्मर्स हैं वो किंग को, राजा को डायरेक्ट वो रेंट सिस्टम देते थे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर 4% रेंट लगा दिया, मतलब उनको अपनी जो प्रोडक्शन किया उसका 4% हिस्सा उनको राजा के पास जमा करवाना पड़ता था। बहुत स्मूथली सिस्टम चलता था। कभी अगर मान लीजिएगा बारिश नहीं हुई, फामाइन हुए, अकाल पड़ गए, तो वहां पे रेंट को माफ कर दिया जाता था, फार्मर्स की हेल्प की जाती थी। लेकिन ब्रिटिश रूल आने के बाद ये जो रेंट कलेक्शन वाला सिस्टम था इसको चेंज कर दिया गया, और जो नया लैंड सेटलमेंट सिस्टम हुआ वो रहा, उसका नाम दिया गया जमींदारी सिस्टम। ये जो जमींदारी सिस्टम था ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इम्पोज हुआ था, 1793। और इसका जो इम्प्लीकेशन आते आते 18वीं सेंचुरी के एंड तक इसका इम्प्लीकेशन आया, और इम्प्लीकेशन आने के बाद इसके बैकवर्ड इफेक्ट भी आने लगे। जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते थे, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या था, इस सिस्टम में क्या होता था कि गांव की जो जमीन है, गांव की जो लैंड है, उसके बहुत बड़े हिस्से में जमींदार को कोई एक पर्सन जो है जमींदार अपॉइंट कर दिया जाता, और जमींदार अपॉइंट करने के बाद उसको वहां का प्रोप्राइटर बना दिया जाता। अब प्रोप्राइटर बनाने के बाद उसका काम क्या होता था कि वो फार्मर से रेंट कलेक्ट करके ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके पास डिपॉजिट करेगा। ये सिस्टम जो है ब्रिटिश अंग्रेजों ने अपने उसको इजी करने के लिए, रेवेन्यू सिस्टम को इजी करने के लिए किया, कि बजाय एक पर्सन से रेंट कलेक्ट करने के लिए किसी एक पर्सन को उन्होंने क्या किया, अलग अलग फार्मर से रेंट कलेक्ट करने की बजाय एक पर्सन को जमींदार अपॉइंट कर दिया, तो उसको सिर्फ एक ही पर्सन से, अब जो ब्रिटिश रूल है उसको सिर्फ एक ही पर्सन से जो है रेंट को कलेक्ट करना था। तो ये जो जमींदार था ये ब्रिटिश रूल और जो फार्मर्स हैं उसके बीच में इंटरमीडिएटर का काम करने लगा। बिफोर ब्रिटिश रूल्स फार्मर्स और रूलर के बीच में कोई इंटरमीडिएटर नहीं था। फार्मर डायरेक्ट जो है वो जो किंग था या जो रूलर था उसके पास रेंट कलेक्ट कराते थे। लेकिन अब क्या हुआ, ब्रिटिश रूल में नया सिस्टम जो इन्होंने किया जिसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का नाम दिया गया, जमींदारी सिस्टम का नाम दिया गया। इस सिस्टम में उनको फार्मर और रूलर के बीच में एक इंटरमीडिएटर मतलब जमींदार को क्रिएट कर दिया गया। जो जमींदार था उसको अनलिमिटेड राइट्स दे दिए गए, उसको अनलिमिटेड राइट्स दिए गए,
उसको ये कहा गया कि जो जमींदार है वो रेंट कलेक्ट जो कर रहा है उसका एक पार्ट गवर्नमेंट के पास जमा करवा देगा और रेंट का जो बाकी हिस्सा है वो अपने पास अपनी सर्विसेज के रिवार्ड के रूप में अपने पास रख लेगा। मतलब गवर्नमेंट को जमींदार से एक फिक्स अमाउंट ही लेना था और जमींदार जो बाकी अमाउंट कलेक्ट कर रहा था वो अमाउंट उसको अपनी सर्विसेज के लिए रखना था। तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारों को कोई सैलरी फिक्स नहीं की, उनको राइट दे दिया गया, उनको प्रोप्राइटर बना दिया गया कि हाँ इतनी जमीन के आप प्रोप्राइटर हो, इस गांव के प्रोप्राइटर आप हो, फार्मर से आप रेंट कलेक्ट कीजिए और इसका इतना परसेंटेज हमें दे दीजिए और बाकी जो आपके पास बच रहा है वो आप अपने पास रखिए। और इसके लिए कोई अपील भी नहीं थी। जो फार्मर्स हैं, जमींदार को एक तरीके से उस गांव का राजा बना दिया गया और उसके कोई अपील नहीं थी, फार्मर्स कोई कहीं जाके कोई शिकायत नहीं कर सकते। तो इससे एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ। एक्सप्लॉयटेशन, जो फार्मर्स हैं, जमींदारों ने क्या किया, फार्मर्स को एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया। उनका जितनी मर्जी होता, जो जितना मर्जी होता उतना वो रेंट उनके ऊपर लगाते। फार्मर से मैक्सिमम अमाउंट रेंट के रूप में उनसे लिया जाने लगा और रेंट अमाउंट लेने के बाद में जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो गया और जो फार्मर्स हैं उनको अपने प्रोडक्शन का बहुत कम हिस्सा मिलने लगा। हम इस सिस्टम को जोड़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे बैकवर्डनेस है। अब देखिए, जो लैंड का मालिक है, जिसको लैंड में डेवलपमेंट एक्टिविटीज करवानी है, उसके पास तो सरप्लस ही नहीं बचा। प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जमींदार लेके चला गया, तो उसके पास तो सिर्फ अपने प्रोडक्शन का इतना हिस्सा मिला जिसमें उसके अपनी फैमिली का गुजारा मुश्किल से हो पाया। उसके पास कोई सेविंग ही नहीं थी। अगर उसके पास कोई सेविंग होती तो वो लैंड में डेवलपमेंट एक्टिविटीज करता, जमीन में कोई सुधार करता, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के मेथड्स अडॉप्ट करता, लेकिन उसके पास सरप्लस ही नहीं बचता था। और जो जमींदार थे, जमींदारों के पास जो पैसे इकट्ठा हुआ वो उन्होंने क्या किया, अपनी लग्जरी लाइफ को बिताने में, अपना सारा लग्जरी लेविश लाइफ को बिताने में उसमें सारा पैसा खर्च कर दिया। उन्होंने जो इनके पास एक्स्ट्रा पैसा आया था, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिससे उनको इनकम जनरेट हो रही है उसकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में उसको खर्च कर। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जमींदारों ने, जो है वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो एग्रीकल्चर लैंड देखिए दोनों तरफ से बर्बाद हो गई। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, इंप्रूव करना चाहता था, उसके पास तो सरप्लस नहीं था फार्मर्स के पास। और जिसके पास सरप्लस था, पैसा था, जो इन्वेस्टमेंट कर सकता था, लैंड रिफॉर्म्स कर सकता था, उसने कभी इनकी केयर ही नहीं की। उसका तो अपना सारा टाइम क्या हुआ, फार्मर को एक्सप्लॉइट करके, और फार्मर को एक्सप्लॉइट करके वो सारा पैसा जो है वो लग्जरी लाइफ में बिता दिया। इससे धीरे धीरे क्या हुआ, लैंडलेस लेबर की जो है वो संख्या बढ़ गई। लैंडलेस लेबर कैसे, अब मान लीजिए वो फैमाइन हुआ, बहुत बड़ा अकाल पड़ा, अब जो फार्मर्स हैं उनके पास रेंट देने के लिए कुछ नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी रेंट को फॉरगिव कर दिया कि इस साल रेंट नहीं देना, लेकिन वो घोषणा किसके पास आई, सिर्फ जमींदार के पास। लेकिन जमींदारों को तो एक्सप्लॉइट करना था। उन्होंने फार्मर से रेंट जो है उसको कोई माफ नहीं किया, उनसे लगातार रेंट मांगना शुरू किया। अब जो फार्मर्स हैं, जब एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ग्रो ही नहीं किया तो वो प्रोडक्शन कैसे दे, तो रेंट के एवज में क्या हुआ, जमींदारों ने फार्मर जो है उनकी लैंड लेनी शुरू कर दी और एज ए रिजल्ट लैंडलेस लेबर जो लेबर हैं उनकी संख्या बढ़ने लग गई। जो किसान हैं वो अपनी जमीन में ही लेबर बन गए और इम्प्रूवमेंट की जो पॉसिबिलिटी थी वो धीरे 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 बिल्कुल कम होती चली। जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है और जो लेबर हैं, जो लैंडलेस लेबर थे, जो जमीन के ऊपर किराए के ऊपर खेती कर रहे थे, उनके पास सरप्लस ही नहीं था कि वो इम्प्रूवमेंट कर सके। तो रिजल्ट क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली जो है डिस्ट्रॉय होता चला गया, बैकवर्डनेस आती रही, डेवलपमेंट एक्टिविटीज बिल्कुल स्टैग्नेट हो गई। सेकेंड पॉइंट है, अब ये जो जमींदारी सिस्टम है, एक बार एक स्कूल में मैंने देखा था प्री बोर्ड में, इसके ऊपर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया, राइट द नोट ऑन द जमींदारी सिस्टम इन द ब्रिटिश रूल। तो इसमें बाकायदा आप ये जरूर याद करेंगे कब अप्लाई हुआ, 1793, और इसको नाम दिया गया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये सिस्टम क्या था ये लिखोगे, इसके इफेक्ट क्या रहे ये।
दूसरा पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम कहते हैं किसी चीज का भी कमर्शियलाइजेशन बहुत अच्छी बात है। आज अगर हम कहते हैं एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़, लेकिन उस समय ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। दो तरह की आपके पास क्रॉप्स होती है, एक होता है आपके पास फीडिंग क्रॉप्स, एटिंग क्रॉप्स, और दूसरी होती है कमर्शियल क्रॉप्स। फीडिंग क्रॉप, एटिंग क्रॉप्स का आप किसको कहते हैं, जिसको आप डायरेक्ट खा सकते हो, वीट, राइस, मक्का, ये सब होती है आपकी फीडिंग क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स मतलब जिनका यूज आप फीड करने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज के लिए इनका यूज होता है। इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज होती है। कॉटन, जूट, शुगर केन, टी, कॉफी, ये सब क्या होती है, कमर्शियल क्रॉप्स। अब उस समय ब्रिटिश रूल में ब्रिटेन जो था एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप हुआ था। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, और बहुत ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, और खासकर जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी वो थी क्लॉथ इंडस्ट्रीज। अब क्लॉथ इंडस्ट्रीज के लिए उनको जो है कॉटन और जूट चाहिए था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को फोर्स किया कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करें। कमर्शियल क्रॉप्स में मेन थी आपके पास कॉटन, जूट, और एक सब्सटेंस होता है इंडिगो। ये सब्सटेंस क्या होता है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जब ग्रो किया जाता है तो कपड़े को कलर करने के लिए उसमें यूज किया जाता है, इंडिगो, नील जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और इंडिगो जो होता है इसका एक फीचर क्या होता है कि अगर आप लगातार 3-4 साल किसी भी सेक्टर में, किसी भी फार्म में, जमीन में अगर ये आप बो दोगे, उगा लोगे, तो वो जमीन जो है अपनी फर्टिलिटी जो पावर है वो खो देती, बंजर होती चली जाती है। तो उस समय क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो कॉटन, जूट और इंडिगो का प्रोडक्शन करें। उससे क्या हुआ, कॉटन, जूट बहुत ज़्यादा उगी, इंडिगो बहुत हुआ। इंडिगो ज़्यादा उगने से जो ज़मीन है वो फर्टिलिटी पावर है वो खोने लगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली गई, और साथ में देश में जो है फूड क्रॉप्स है उनकी कमी होती चली गई। अब फूड क्रॉप कम होते चले गए। अब आप कहो कि फार्मर्स को इनकम भी तो हुई, फार्मर्स को इस कमर्शियल एग्रीकल्चर से कोई इनकम नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर से जब इनका प्रोडक्शन करवाया तो एट वेरी लो कॉस्ट है कुछ भी थी, उनको बहुत कम प्राइस पर उनसे सारा सामान जो है वो खरीदा जाता था। तो इससे फार्मर्स के पास कोई बेनिफिट नहीं। इसका बेनिफिट किसका हुआ, इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसके पास पहुंचा, इसका बेनिफिट सिर्फ पहुंचा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। उन्होंने यहाँ फार्मर से बहुत लो प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट खरीदा, उससे बना बनाया माल बनाया, ब्रिटेन में प्रोडक्शन किया और उसको हायर प्राइस के ऊपर सेल किया। तो इसका फायदा क्या हुआ कि जो इसका जो लॉस हुआ वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है और ज़्यादा बैकवर्ड हो गया, फर्टिलिटी पावर इसकी कम होती चली गई, प्रोडक्टिविटी कम होती चली गई, और जो फार्मर्स थे वो और ज़्यादा पुअर होते चले। थर्ड पॉइंट है आपके पास रेनफॉल। उस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली रेनफॉल के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि जो जमींदार थे वो इरिगेशन फैसिलिटीज पे कोई भी ध्यान नहीं देते। इरिगेशन फैसिलिटीज जैसे गांव में परमानेंट जो है वेल खुदवाना, कुएं खुदवाना, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो वैसे ध्यान नहीं देती थी क्योंकि वो गांव में कोई था ही नहीं, जमींदारों से रेंट उनके पास आ जाता था, और जमींदार इस तरह के कामों पे कोई ध्यान ही नहीं देते थे क्योंकि उनका सारा काम तो क्या था, सर रेंट कलेक्ट करने के ऊपर। और जिनको एग्रीकल्चर से फायदा होना है, फार्मर्स है, उनके पास सरप्लस ही नहीं था कि वो इरिगेशन फैसिलिटीज का अरेंजमेंट कर सके। तो रिजल्ट क्या हुआ, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इरिगेशन फैसिलिटीज बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाई। और जब इरिगेशन फैसिलिटीज बिल्कुल भी डेवलप हुआ, सिर्फ उस समय जो क्या था, सिर्फ ओनली 1/6 पार्ट के ऊपर, 1/6 ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, मतलब जिसके ऊपर आप जमीन बो रहे हो उसके 1/6 भाग पर, ओनली 1/6 पार्ट के ऊपर इरिगेशन फैसिलिटीज, और बाकी जमीन सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड थी,
रेनफॉल की। अब रेनफॉल अगर जिस साल रेन अच्छी हो जाए तो फार्मर्स की प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, लेकिन जिस साल रेन नहीं हो तो उस साल क्या होता था, पूरी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रॉय। बड़े बड़े उस समय फेमाइन हुए, अकाल पड़े। उन अकालों ने जो है लाखों लोगों की जान ले ली। लाखों लोग उस अकाल जो हैं उस अकाल के कारण मारे गए। जमीन में डेवलपमेंट एक्टिविटीज और कम होती चली गई। तो इससे भी आपके पास जो है वो लगातार जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकवर्डनेस की तरफ चलता रहा। उसके बाद डेफिनेटनेस, मतलब जो है फार्मर्स हैं, लगान आपको देना है, रेंट आपको देना है, कहीं से भी। एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली बैकवर्ड हो गया, प्रोडक्शन थोड़ा सा हो रहा है, उस थोड़े से प्रोडक्शन का भी बहुत बड़ा हिस्सा रेंट के रूप में उनको देना। उनके पास कोई सरप्लस ही नहीं। जब उनके पास कोई सरप्लस नहीं था, अकाल की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं, जमीनें बेकार पड़ी हैं, पैसा है नहीं, तो किसानों को लोन लेना पड़ता। लोन लेने के लिए उस टाइम कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो था नहीं आज की तरह बैंक। तो जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स किसके ऊपर डिपेंड होते थे? मनी लेंडर्स, साहूकारों के ऊपर। और ये जो साहूकार थे, जो मनी लेंडर्स थे, वो फार्मर्स से बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वसूल करते। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल करना या उनके जो अकाउंट्स है उनको मैनिपुलेट करना, मतलब पैसे आपने दे भी दिए लेकिन उसे अकाउंट्स में आपको नहीं चढ़ाए क्योंकि आपके पास जो है लिटरेसी रेट बहुत लो था, अनपढ़ लोग थे, तो उनके अकाउंट्स में आप कहीं भी जो है उनसे उठा रखवा लो तो उसमें जो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा था, जमीन को गिरवी रख लिया जाता। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो एक आदमी वंस इन डेब्ट ऑलवेज इन डेब्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ये प्रोवर्ब जो है वो फेमस हो गए, वंस इन डेब्ट एंड ऑलवेज इन डेब्ट। अगर एक व्यक्ति एक बार लोन रहता है तो वो जिंदगी भर लोन में ही रहता है। आपने भी सुना होगा, किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मर जाता है। बर्थ इन डेब्ट एंड डेथ इन डेब्ट। तो ये कहावत वहीं से चली हुई है कि उसमें जो प्राइवेट मनी लैंडर्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते, अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते। तो उससे क्या होता है, उनकी जो डेब्टनेस है वो लगातार बढ़ती चली गई। तो रेंट देने के बाद अगर थोड़ा बहुत पैसा बचता भी तो वो पैसा किस में चला जाता है? जो पुराने लोन ले रखे हैं उन लोनों को पेमेंट करने में चला जाता और एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए उनके पास कोई भी टेक्निक नहीं थी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन है वो जो डेब्ट है वो पास होता रहता है। किसी फादर ने लिया, वो नहीं चुका पाया, वो मर गया, उसके बेटे के ऊपर कर्ज चल रहा है, वो भी नहीं चुकाया, उसके बेटे के ऊपर कई जनरेशन तक ये डेब्ट है वो चलता रहता और कभी ये पे नहीं हुआ। रीजन क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई था कि जो आपका प्रिंसिपल है उससे ज्यादा तो आप इंटरेस्ट ही दे देते थे, लेकिन फिर भी आपका लोन जो है वो चुकता नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, आउटडेटेड टेक्निक। जो आउटडेटेड टेक्निक है, टेक्निक कोई भी डेवलप नहीं थी। वही आप जो है बैल, हल, इन चीज़ों से जो खेती करते थे, इनसे एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा अंडर डेवलप्ड है, वो रहता चला गया। तो ये जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड और स्टैग्नेट क्यों था, ये आपके पास रीजन। और ये 1947 तक हमारे पास ये रीजंस के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत बैकवर्ड हो गया। और रही सही जो कसर थी वो देश के पार्टीशन जो हुआ था 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, जो थोड़ी बहुत कमी थी वो कमी उस पार्टीशन ने पूरी कर दी। उस समय हमारे जो राइस बाउल्स कहने वाले इलाके थे, राइस बाउल्स, धान के कटोरे, मतलब जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता था, वो राइस बाउल्स हमारे सारे जो हैं पाकिस्तान में चले गए। ये जो आपका बांग्लादेश है, उस समय आपको भी पता है उस समय पाकिस्तान का एक हिस्सा था, और जो बांग्लादेश में जो थे हिस्सा था, जो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बना था, उस समय करीब 40% जो है राइस की खेती इन इलाकों में होती थी। तो जो बहुत ज़्यादा आपके पास फर्टिलाइज लैंड थी, उपजाऊ जमीन थी, प्रोडक्शन एरिया था, खासकर जूट का जो प्रोडक्शन एरिया था
लार्ज जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आजकल बांग्लादेश कहा जाता है। और इसके बाद जो इरिगेटेड फैसिलिटीज थी, जो एरिया था जिसमें थोड़ी बहुत इरिगेशन फैसिलिटीज थी, वो भी बहुत सारा हिस्सा हमारे पास पाकिस्तान में चला। इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो है जूट एरिया चले गए, राइस बाउल्स कहने वाले एरिया चले गए, तो जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी उसके लिए जूट की कमी हो गई, और जो राइस है, राइस का प्रोडक्शन हमारे पास बहुत कम हो गया। तो इसने जो है इंडियन एग्रीकल्चर हमारी और ज़्यादा बर्बाद कर दी। तो और ज़्यादा बर्बाद करने का मतलब उसमें जो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर मिला, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा बिल्कुल बर्बाद था। अभी जो हम कॉजेज लिख देंगे, कॉजेज के बाद आप हमेशा आदत डालिए कि हर एक क्वेश्चन के साथ में इसमें कंक्लूजन जरूर लिखिए। कंक्लूजन लिखने में आपको अगर कहीं सम अप करना पड़े तो वो कंक्लूजन से आप उसको सम अप कर सकते। तो अगर आप इसका कंक्लूजन देखें, इन सब से आप समझ के हो गए। कंक्लूजन में आप लिखोगे तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर इज टोटली बैकवर्ड सेक्टर। There is no growth rate in agriculture sector, very low agriculture productivity, and जो सेटबैक है और जो लास्ट सेटबैक हुआ, जो बैकवर्ड होता चला गया, लास्ट सेटबैक जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ? पार्टीशन की वजह से। पार्टीशन की वजह से और एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत जो है वो डेवलप हो गई, और हमें लास्ट में 1947 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर मिला वो हमारा ना के बराबर था, जिसमें बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं थी, और उसको सिरे से ठीक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इस क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आएगा Explain the situation of agriculture sector at the eve of independence. आप पॉइंट्स क्या बनाओगे? फर्स्ट, बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन। सेकंड पॉइंट बनेगा, ये सारे बोर्ड पे हैं, सेकंड पॉइंट बनेगा लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। थर्ड, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम है मैंने आपको समझाया। फोर्थ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। उसके बाद हाई लेवल ऑफ डेप्थनेस एंड आउटडेटेड टेक्निक। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें आपके ये कॉजेज वाले 5 पॉइंट डल जाएंगे, और 2 पॉइंट जो ऊपर लिखे हुए ये हो जाएंगे, तो 7 पॉइंट्स बन जाएंगे सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन अगर आपके पास कॉजेज आता है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस, तो कॉजेज में फिर आपको ऊपर वो बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन की बात नहीं करनी, क्योंकि वो मान ही रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड है। वो आपसे सिर्फ क्या पूछ रहे हैं? वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं। तो कॉजेज में आप ये 5 पॉइंट्स देंगे, और 5 पॉइंट्स देने के बाद इसका कंक्लूजन जो डालेंगे कि जो बैकवर्डनेस है वो ज़्यादा जो है और ज़्यादा खराब हो गई पार्टीशन के बाद। तो ये जो पार्टीशन वाला पॉइंट आप डालेंगे, ये पॉइंट हमेशा इन सबसे अलग डलेगा। लास्ट में कंक्लूजन में आप पॉइंट डालोगे कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बैकवर्ड था, लेकिन पार्टीशन ने इसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। तो ये 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, और 1 मार्क के क्वेश्चन तो आपके कहीं से भी बन सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको सब्जेक्ट मैटर को पूरा प्रॉपर देखना। तो इसमें हमने किया एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हमारे जो हैं 2 वीडियोस में 3 सेक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट में हमने किया नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सेकंड हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। इसमें हमने किया एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी अगर आप फर्स्ट वीडियो को उठा के देखिए तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास। इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक का कंडीशन और कंक्लूजन, ये सब हमने करना है। फर्स्ट चैप्टर आपका काफ़ी डिटेल में है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ पता करना है कि 1947 में हमारे पास हमारा जो आज़ाद भारत था, इंडिपेंडेंट इंडिया था, वो कैसा है। तो ये 1 बाय 1 करके हमने पॉइंट लेने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड को हम करेंगे।